नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाने का आदेश देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौलाना उनका सर कलम करने वाले को इनाम देने का ऐलान कर चुके हैं। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है और वसीम रिजवी के पुतले फूके जा रहे हैं। मामले का क्या होगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन इस बहाने आपको यह जानकारी दे दे कि यह पहली बार नहीं है जब कुरान की आयतों पर सवाल उठा हो और उन्हें हटाने की मांग की गई हो। इससे पहले भी एक बार ऐसी कोशिश हुई थी और तब भी मामला कोर्ट में पहुंचा था। तो तब क्या हुआ था, कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, यही सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल मामला आज से तकरीबन 40 साल पुराना है। 80 के दशक में यह मांग वकील चांदमल चोपड़ा, शीतल सिंह और हिमांशु चक्रवर्ती ने की थी। चक्रवर्ती ने 20 जुलाई 1984 को पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव को बाकायदा एक पत्र लिखा और उसमें कुरान की 85 आयतों को हटाने की मांग कर दी। इसके बाद चांदमल चोपड़ा ने 29 मार्च 1985 को कोलकाता हाईकोर्ट में ऐसी ही एक याचिका लगाई थी। चोपड़ा ने इस याचिका में कुरान के प्रकाशन से सेक्शन 195 ए और 253 ए का हनन होने की बात की थी। इसलिए सीआरपीसी के सेक्शन 95 के तहत कुरान की प्रतियां जब्त करने की इसमें मांग की थी। लेकिन यह मांग कोई सामान्य मांग नहीं थी, और वो भी उस दौर में जब सत्ता अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में जुटी थी और मुस्लिमों को वोट बैंक समझती थी। उन्हें नाराज करने का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। तब क्या हुआ, जैसे ही याचिका लगी, भारत ही नहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश तक इसकी गूंज सुनाई दी थी और वहां भी हड़कंप मच गया था। उन्होंने इसे कुरान की शान में गुस्ताखी मानते हुए भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पाकिस्तान के मौलाना कौसर नियाजी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शरीफुद्दीन पीरजादा से संपर्क किया और भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिशों में वे जुट गए थे। पाकिस्तान में जुमे के दिन इसके खिलाफ विरोध दिवस भी मनाया गया था। इस मामले का जिक्र सीताराम गोयल ने अपनी किताब द कलकत्ता कुरान पिटीशन में किया है। उन्होंने लिखा है, जैसे ही कोलकाता हाईकोर्ट के सामने यह मामला आया तो न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी हिल गई थी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मकबूल अहमद खान ने यह मुद्दा उठाया था। मकबूल अहमद खान ने भारत पर आरोप लगाया था कि यहां धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और कश्मीर में भी कुरान के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हलचल मची थी। इस मामले ने सूबे की सरकार को भी हिला दिया था। तब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का शासन था और सीएम थे ज्योति बसु। उन्होंने विधानसभा में फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक अनिल मुखर्जी के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि इस तरह की याचिकाएं एक घृणित कार्य है। उन्होंने राज्य के महाधिवक्ता को निर्देश भी दिया था कि वे कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में बात करें। तब लोकसभा में भी यह मुद्दा उठा था और इस पर जमकर हंगामा भी हुआ था। तत्कालीन स्पीकर बलराम जाखड़ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तब कहा था कि देश में पहले से ही कई तरह की समस्याएं हैं, यह मामला जरूरी नहीं है, इससे एक नई दिक्कत खड़ी हो सकती है। उस वक्त केंद्र में कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज थे। उन्होंने भी इस मसले पर अपनी राय रखी थी और कहा था कि हमारे सामने ये मामला आया है, केंद्र सरकार भारत के अटॉर्नी जनरल को पश्चिम बंगाल भेज रही है। लेकिन फिर हुआ क्या, कोर्ट ने इस याचिका पर क्या फैसला सुनाया, और सवाल ये कि चिट्ठी से यह मामला अदालत की चौखट तक कैसे पहुंच गया। तो बता दें कि हिमांशु चक्रवर्ती ने जो पत्र पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव को लिखा था, उसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने 14 अगस्त 1984 को एक दूसरा पत्र लिख दिया, लेकिन इसका भी कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया। तो उन्होंने चांदमल चोपड़ा से मुलाकात की। चोपड़ा ने राज्य के गृह सचिव को एक और पत्र भेजा और उन्होंने लिखा कि उनके इस पत्र को नोटिस समझकर कार्रवाई की जाए। फिर भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने 29 मार्च 1985 को जस्टिस पद्मा खस्तगीर की अदालत में एक याचिका लगा दी। इस पर अदालत ने 12 अप्रैल को राज्य सरकार के पाले में गेंद फेंकते हुए इस पर जवाबी हलफनामा देने का आदेश दे दिया। हलफनामा सरकार को 3 मई तक देना था और एडवोकेट चोपड़ा को 17 मई तक जवाब दाखिल करना था।
मामले की सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख मुकर्रर हुई थी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत में जो कहा उसके मुताबिक कुरान पवित्र किताब है और दुनिया की कोई शक्ति कुरान पर फैसला नहीं दे सकती। अदालत में ऐसा मामला नहीं चल सकता। ब्रिटिशकालीन भारत और आजादी के बाद ऐसा कोई केस अदालत में सामने नहीं आया, इसलिए याचिका खारिज की जाए। ये तर्क, ये जवाब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अदालत में दिया गया। इसके बाद जस्टिस पद्मा खस्तगीर ने 2 मई को इस मामले को सुनवाई सूची से ही हटा दिया। इसका उन्होंने कोई कारण नहीं दिया, जिसके बाद केस उनकी अदालत में नहीं सुना गया। दूसरे जस्टिस विमल चंद्र बसाक की अदालत में इस पर सुनवाई हुई। भारत के अटॉर्नी जनरल अशोक सेन इस मामले के लिए कोलकाता पहुंच चुके थे। वैसे तो चोपड़ा को 17 मई को जवाब दाखिल करना था, लेकिन 12 मई की रात को ही चानमल चोपड़ा के पास मैसेज आया कि कल कोर्ट में मैटर लिस्ट होगा। अगले दिन जज ने कहा रिट को दोबारा से लगाओ। उसी वक्त राज्य सरकार के महाधिवक्ता और भारत के अटॉर्नी जनरल अदालत में पहुंच चुके थे। चोपड़ा ने अदालत से समय मांगा तो कोर्ट ने बहस शुरू करने के लिए आदेश दे दिया। उस वक्त अचानक घटनाक्रम हुआ तो शायद केस की पैरवी करने के लिए चोपड़ा की तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए याचिका को जज साहब ने खारिज कर दिया। अब फिर एक बार यह मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचा है। इस बार एक मुस्लिम शख्स इस किताब की आयतों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। उन्होंने इसे जनहित याचिका का नाम दिया है। याचिका में वसीम रिजवी ने कहा है कि कुरान की इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। मदरसों में बच्चों को कुरान की इन्हीं आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका दिमाग कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इन्हें कुरान से हटाना जरूरी है। अब देखना होगा कि इस मामले पर अदालत क्या रुख अपनाती है और क्या फैसला सुनाती है। फैसले पर हमारी नजर रहेगी, अदालत पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट इस खबर पर आएगा हम जरूर आपको बताएंगे। खबर अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़